वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन द फिजिक्स क्लास +1 हमारे पास दैट इज़ द सेकेंड लेक्चर फिज़िक्स के अंदर। हमने एक लेक्चर हमने लिया था कल जिसमें हमने फिज़िक्स के बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन। नाउ हमारे पास वही वहाँ से आगे हम प्रोसीड करते हैं। लास्ट टाइम हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन लिखी, भाई फिज़िक्स जो है वो अदर सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड होता है वो हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। फिज़िक्स जो है उसमें कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनके नाम और किस साइंटिस्ट ने क्या किया वो हम पढ़ लेते हैं। तो सम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स में हर जो डिवाइस है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल किस साइंटिस्ट ने दिया, उसी का नाम और उसी की डिस्कवरी कंट्रीब्यूशन मतलब डिस्कवरी वी कैन से इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास नाम आता है भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हुआ है फिजिक्स के अंदर। मुख्य रूप से फिजिक्स के जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में जो सबसे बड़ा नाम आता है दैट इज न्यूटन। पूरा नाम सर इसाक न्यूटन। ये भाई इंग्लैंड से था। सर इसाक न्यूटन। क्या दिया इसने कंट्रीब्यूशन? कई सारे काम न्यूटन ने किए थे भाई, इसलिए उसका नाम जो है वो सबसे बड़े साइंटिस्ट में आ गया न्यूटन फिजिक्स के अंदर। क्या क्या काम उसने किया? उसने दिया लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और उसने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने, ठीक है। कोई भी वस्तु है जो है अगर उसको हम स्वतंत्र रूप से छोड़े तो नीचे गिरती है। नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ उसको खींचती है। दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, करेक्ट। तो और भी कई सारे लॉज इसने दी थी न्यूटन ने, ठीक है। इसलिए न्यूटन को हम बोल देते हैं जनरली द फादर ऑफ फिजिक्स, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है भाई अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। ये जर्मनी का था, जर्मनी से रिलेटेड था आइंस्टीन, और इसने दिया था भाई हमारे पास दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E एनर्जी है, m मास है और c कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये सिद्ध हुआ कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और इससे फिर कुछ भी किया जा सकता है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जैसे एटॉमिक बम्स में होता है। तो ये हमारे पास भाई आइंस्टीन। और कई सारे नाम मेरे पास, फैराडे, माइकल फैराडे, फैराडे ने दी थी भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल मैं कहूँ, करंट का आविष्कार जो है, बिजली का आविष्कार, वो किसने किया था? फैराडे ने। ये एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे जनरेटर काम करते हैं इसके ऊपर, और जनरेटर काम करते हैं मतलब हमें बिजली मिलती है। तो बिजली का आविष्कार किसने किया? फैराडे ने, ओके। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी भाई। क्या डिस्कवर किया था उसने? इलेक्ट्रॉन। और नाम लिख सकते हैं नंबर 5 सीवी रमन, इंडियन साइंटिस्ट।
कई सारे इंडियन साइंटिस्ट भी हुए हैं, सीवी रमन हो गया, चंद्रशेखर हो गया, ठीक है। सीवी रमन ने दिया था भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये एक फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई या सी वाटर, सी वाटर, जो समुद्र का पानी वो नीला दिखता है और आकाश जो है वो भी नीला दिखता है। किसने बताई ये बात? ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने बताई, सीवी रमन कि आकाश नीला क्यों दिखता है, ठीक है। और नाम मेरे पास ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था भाई। मार्कोनी वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार किया था, वायरलेस कम्युनिकेशन। देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, ठीक है। कुछ नाम मैंने लिखे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नाम ऑफ कोर्स द फादर ऑफ फिजिक्स दैट इज सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, माइकल फ्राडे। तो दीज आर द सम साइंटिस्ट और उनके दिए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन। बुक में कुछ और मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और जीके के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, किस साइंटिस्ट ने क्या आविष्कार किया, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे जो कि एग्जाम में मुख्य रूप से नहीं पूछे जाते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है जो नेचर है हमारे पास, प्रकृति, उसके अंदर फोर्सेस। तो बेसिक फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस इन नेचर, नेचर के अंदर बेसिक फोर्सेस। तो 4 फोर्सेस मेरे पास हैं, 4 फोर्सेस जिनसे पूरा नेचर चलता है, पूरी दुनिया चलती है। कौन कौन से हैं मेरे पास? एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरी मेरे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथी मेरे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रकृति में वही 4 बेसिक फोर्सेस हैं, याद रखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस जो है इन्हीं के कारण हमारी प्रकृति चलती है, ठीक है। दिन रात होना, बारिश होनी, सब एवरीथिंग इज ड्यू टू दीज 4 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं इन चारों फोर्सेस के बारे में। दीज आर द बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तो पहली फंडामेंटल फोर्स मैं पढ़ता हूँ और क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स, जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हमने पढ़ी हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एक्चुअल में प्रकृति के अंदर हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between any two bodies,
फर्स्ट पे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम। तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ठीक है। और किस वजह से होता है? ड्यू टू देयर मासेज। ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से होती है? मासेज की वजह से, वजन की वजह से। और जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि हर वस्तु में वजन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ओके, बट होता जरूर है मास। तो मास होता है, मास की वजह से जो फोर्स होते हैं उनके बीच में, दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भाई, ओके। ये तो भी डेफिनेशन। बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, ठीक है। इट इज, नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, इट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ये लॉ? देखिए थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये एक वस्तु है जिसका मास m1, ये दूसरी वस्तु है जिसका मास m2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? r। डिस्टेंस जो है ना भाई सेंटर से सेंटर तक होना चाहिए, सरफेस से नहीं लेते। तो सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस हो गया r, मास है m1 m2। तो ये कहती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2, मास तो ऊपर और डिस्टेंस का स्क्वायर जो है r स्क्वायर वो नीचे। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा सकते हैं, कोई कांस्टेंट है इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये होती है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे g क्या है? g है कांस्टेंट, वह g इज कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ओके। बचा फिर क्या? एक तो g, m1 m2 मास, पहली वस्तु का मास m1, दूसरी वस्तु का मास m2, और नीचे है r स्क्वायर, उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास वही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज। देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो वस्तुओं के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, दूर नहीं भगाते, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरा नाम लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है भाई। हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है, धरती जो है वो हमें अपनी तरफ खींचती है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें दूर भगाती है, दूर भगाती है तो हम भाग ही जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, अट्रैक्ट करती है। धरती ने हमें जो है अपने ऊपर बांध रखा है, खींच रखा है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वस्तु की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। इट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर, it does not depend on shape and size of objects। जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ये दो मासेस जो हैं इनके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ओके। तो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती तो किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? जैसा कि फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, उनके वजन पे डिपेंड करेगी और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स
ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास पे डिपेंड करेगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके जो बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऊपर है साथ साथ चलेंगे, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकता हूँ, भाई ये पेन और ये पेन दोनों के बीच में फोर्स होगी, राइट, जितनी भी होगी। अब इस पेन को रख दीजिए, इस पेन और इस डस्टर में फोर्स, इस पेन और डस्टर में ज़्यादा फोर्स होगी, क्योंकि जो डस्टर का वजन है वो उस पहले वाले पेन से ज़्यादा है। तो जहाँ पे वजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, करेक्ट। तीसरा जो है, चौथी प्रॉपर्टी, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वीकेस्ट फोर्स है इन द नेचर, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। एक्चुअल में जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा ना कि नेचर में कितनी फोर्सेज है, चारों में से सबसे कमजोर फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, 5। अब देखिए कमजोर तो है, ओके, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। लिख लेंगे, इट्स रेंज इज लार्ज, इनफाइनाइट है, ठीक है। इट ऑपरेट टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि सूर्य जो है वो हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, थोड़ा नहीं होता, काफ़ी होता है, फिर भी धरती उसके चक्कर लगाती है। पता है क्यों लगाती है? क्योंकि जो सूर्य है उसने हमारी धरती के ऊपर क्या लगा रखी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखी है। धरती इसको, सूर्य को छोड़ के नहीं जा सकती, वो उसके चारों तरफ क्या करती रहती है, घूमती रहती है। अब सूर्य चलो ठीक है, स्टार्स की बात करें तो स्टार्स तो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, उसको हम शब्दों में बोल भी नहीं सकते, खरबों अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, फिर भी वो हमारी धरती के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा दूर तक वो क्या करती है, ऑपरेट करती है, राइट। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज भाई। कुछ और लिख सकते हैं। नंबर 6, इट obeys inverse square law, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कोई भी फोर्स जो है ना, उसके जब फॉर्मूले में नीचे आर स्क्वायर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करना, ठीक है। और एफ का फॉर्मूला अभी भी लिखा था, उसमें आ रहा था नीचे आर स्क्वायर, तो उसको ओबे करती है, ठीक है। एंड द सेवंथ प्रॉपर्टी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है, स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक वस्तु दूसरी वस्तु सेंटर से सेंटर तक लगती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। सरफेस से नहीं मापना डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर तक मापना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है भाई किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स की, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ मास पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पहली फोर्स और काफी इंपॉर्टेंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल में धरती घूमती है सूर्य के चारों तरफ, दिन रात बढ़ते हैं, बारिश होती है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। बारिश होती है, बारिश की जो बूंद है, पानी की जो बूंद है वो नीचे आती है, क्यों आती है, क्यों, क्योंकि धरती उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो पानी की जो बूंद है वो नीचे क्यों आती, ऊपर भी तो जा सकती थी, राइट, लेकिन नहीं जाती, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये पहली फोर्स दी गई, 4 फोर्सेज जो मैंने बताई थी उसमें सबसे पहली फोर्स दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल में हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन, राइट, और इसकी प्रॉपर्टीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एग्जाम में आता है, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है।
वो जो इंट्रोडक्शन वगैरह थे वो जनरली नहीं आते, बट ये आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी फोर्स थी उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार बताई थी ना, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास +1 का लेक्चर। थैंक्स।